शुष्क लोक में अपने चिकित्सालय में व्यस्त हो जाने के बाद भी माधुरी को इंतजार था कि जीवन से उसकी अगली मुलाकात कब होगी। जीवन भी अपने तमाम कामों में व्यस्त रहते हुए इस सोच में लगातार उलझा रहता था कि कब उसे मौका मिलेगा कि वो फिर से माधुरी से मिलेगा और उनकी कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा करने के लिए सबसे जरूरी था कि जीवन अपने पिता से इस बारे में बात करे और अपने पिता तक्षक को यह बताए कि शुष्क लोक की पिछली यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात माधुरी से हुई और वो अपना जीवन उसके साथ गुजारना चाहता है। एक दिन जब जीवन के पिता थोड़ी फुर्सत में थे तो आखिरकार जीवन ने जहमत कर ही ली। वो धीमे धीमे थोड़ा घबराते हुए अपने पिता के कमरे के पास पहुंचा और उसके बाहर लगी हुई घंटी को हिलाया। उस घंटी की आवाज अंदर से सुनते ही उसके पिता तक्षक ये समझ गए कि ये राज परिवार से किसी विशेष व्यक्ति की पुकार है। केवल कुछ खास लोगों को ही उस घंटी को बजाने का अधिकार था। उस घंटी का उपयोग करने का मतलब था कि कोई तक्षक से कुछ खास बात करना चाहता है। तक्षक ने दरवाजा खोला और देखा कि उसका बेटा जीवन दरवाजे पर खड़ा है। जीवन के चेहरे पर आने वाले भावों को देखकर ही यह समझ आ गया था कि ऐसा कोई मसला है जिस पर जीवन उससे बात करना चाहता है और निश्चित ही वो बात करने में थोड़ा घबरा रहा है। इसलिए तक्षक ने पीछे हटकर उसे अंदर आने का इशारा किया। फिर पास में रखे घड़े से थोड़ा सा पानी पीकर तक्षक उसके सामने बैठा और उसने कहा, तुम्हारे चेहरे से ही समझ में आ रहा है कि तुम कोई खास बात करने आए हो। मुझे पिछले काफी वक्त से ये लग रहा था कि कुछ बात है तुम्हारे मन में जो तुम मुझसे करना चाहते हो। तो अगर तुम उसी बारे में कुछ कहना चाहते हो तो ये सही वक्त है। अपने पिता का ये स्वागत करने वाला रवैया देखकर कुछ हद तक जीवन को अच्छा लगा और उसे लगा कि वो अपनी बात खुलकर अपने पिता के सामने रख सकता है। हालांकि उसके पिता दबंग किस्म के व्यक्ति थे और उनका असर इस तरह का था कि सेना से लेकर मंत्रियों तक सभी लोगों को बहुत संभलकर शब्दों का चयन करना पड़ता था। लेकिन जीवन के लिए यह मामला अलग था, क्योंकि आखिर वे उसके पिता थे और कुछ भी हो, एक पिता अपने पुत्र के बारे में कुछ भी जानने से पीछे नहीं हटेगा। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सी बात है जो जीवन बताने में इतना हिचकिचा रहा है। और इसलिए उसके पिता उसके सामने स्वागत वाले रवैये में थे। जीवन ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी बात आगे बढ़ाई और अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने काफी वक्त से आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन जब मैं शुष्क रक्त लोक में गया था तो वहां पर मेरी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हुई जिसके बारे में मुझे आपको कैसे और कब बताना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। यह सुनकर उसके पिता के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उनके चेहरे पर गुस्से और असंतोष के भाव नजर आने लगे। शायद उसके पिता को अंदाजा था कि यहां किसकी बात हो रही है, लेकिन उसने सिर्फ सर हिलाया और जीवन को आगे बात करने के लिए प्रेरित किया। जीवन ने आगे कहा, दरअसल पिताजी, भले ही पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब वो सब घटनाएं हुए 7-8 साल हो चुके हैं और मैंने जब माधुरी से मुलाकात की तो वो अपने चिकित्सालय में बड़े ही समर्पण भाव के साथ लोगों की सेवा में लगी हुई थी। मुझे लगा कि उसका ये सेवा भाव बहुत अच्छा है और उसकी चिकित्सा की क्षमता तो बहुत ही बेहतर है। मेरे दिमाग में आया कि अगर हम पुरानी बातों को भुलाकर उसे कभी ऐसा अवसर दें कि वो यहां आकर अपनी चिकित्सा की पद्धति से नागलोक के लोगों की भी मदद कर सके तो कितना अच्छा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि नागलोक में चिकित्सकों की कोई कमी है, या फिर यहां पर हमें किसी खास चिकित्सा पद्धति की जरूरत है? उसके पिता ने इस बात को समझ लिया था कि किस तरह जीवन माधुरी के बारे में अपनी बात करने की बजाय उसकी चिकित्सा के बारे में बात कर रहा है और अपनी भावनाओं को बताने से पहले वो चाहता है
कि उसके पिता के मन में माधुरी का स्थान बेहतर हो जाए। लेकिन अनुभव से भरे उसके पिता इन सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे और वे चाहते थे कि जीवन जल्दी से जल्दी अपनी बात सीधे तौर पर सामने रखे। हालांकि उनके मन में क्या था क्या नहीं, इसे जीवन के लिए जानना असंभव था, क्योंकि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। और ये उनकी खास बात थी कि जब तक उनके साथ बातचीत होती रहती थी, तब तक कोई भी नहीं जान सकता था कि उनका निर्णय क्या होगा या वे किसी चीज के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। नागलोक के चिकित्सकों का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन शायद उसने कुछ अलग चिकित्सा पद्धतियां तैयार की हैं और मेरा यह सोचना था कि शायद उसकी पद्धतियां हमें भी कुछ लाभ दे सकें। इसके अलावा पुराने समय में जो कुछ भी हुआ, उन सारी बातों से ऊपर उठने का भी अब समय आ चुका है। जीवन अब भी सीधे सीधे अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे डर था कि वो इस तरह की बात उनसे कैसे करे, क्योंकि अपनी बात सामने रखने पर उनकी जो प्रतिक्रिया होगी उसे वो फिलहाल समझ नहीं सकता था। ना ही उसकी उम्मीद किसी खास दिशा में थी और उसे लगता था कि अगर ये चीज उस तरह नहीं जाती है जैसा उसने सोचा था, तो शायद वो इसका सामना करने में अभी अच्छा महसूस नहीं करेगा। उसे अपने आप को लगने वाले आघात का डर था, इसलिए वो बहुत संभल कर कदम रखना चाहता था। जीवन के पिता धीमे से उठे और कमरे में चहलकदमी करने लगे, पर अगले ही पल वो कुछ सोचते हुए बोले, देखो, तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूं, और जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हें अभी तक चिकित्सकों के मामले में ऐसी कोई खास रुचि नहीं रही जैसी तुमने अभी दिखाई है। तो मुझे यह समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही कि ये रुचि किसी खास व्यक्ति की वजह से हो सकती है, और अगर तुम चाहो तो तुम सारी बात को सीधे तौर पर मेरे सामने रख सकते हो और उस लड़की के बारे में बता सकते हो। पिताजी, मैंने माधुरी के साथ काफी बातचीत की और काफी अच्छा समय बिताया है। मुझे लगता है कि वो अब काफी बदल चुकी है और मैं भी पहले से काफी बड़ा हो चुका हूं, और शायद ऐसा हो सके कि हम दोनों एक साथ मिलकर नागलोक के लिए कुछ बेहतर कर सकें। मैं अपने इस ख्याल के बारे में आपको बताना चाहता था। अच्छा, कहकर उसके पिता ने कुछ देर चहलकदमी की। इस बीच जीवन के पसीने छूट रहे थे और उसे पता नहीं था कि उसके पिता का इस मसले पर क्या रवैया होगा। वो जानता था कि उसके पिता के नजरिए के बारे में जानना बहुत मुश्किल है, और अगर वे नहीं चाहते तो कोई उनके मन की बात जान नहीं सकता। इसलिए जीवन चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसका दिल जोर जोर से बजता रहा। काफी देर तक विचार करने के बाद उसके पिता ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर ऐसा लगता है तो शायद ये कुछ सोच विचार करने की बात हो सकती है, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इस तरह के मामलों में बात केवल दो लोगों की नहीं होती, बल्कि हमारे और शुष्क लोग के बीच के संबंधों की भी होती है। जब पुरानी घटनाएं हुई थी, तब हमारे और माधुरी के पिता के बीच में बहुत से ऐसे शब्दों का आदान प्रदान हुआ था जिनकी कड़वाहट अब भी बाकी है। और चलो, तुम्हारी बात मानकर एक बार मैं तो अपनी भावनाओं को छोड़ दूं, पर क्या केशव ऐसा कर सकेगा? इस बारे में मैं बिना कुछ जाने कोई स्पष्ट मत नहीं बना सकता हूं। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि तुम इस बारे में और बड़े स्तर पर विस्तार से सोचो। और चूंकि अब तुमने मेरे पास बात पहुंचा दी है, तो मैं भी इस पर सोचूंगा, और फिर अगर सब कुछ सही लगता है तो मेरी तरफ से ऐसी कोई बंदिश देखने को नहीं मिलेगी जो किसी अनुचित वजह से हो। लेकिन हां, अगर कोई सही वजह होगी तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम भावनाओं में बहकर कोई ऐसा निर्णय नहीं लोगे जो नागलोक के लिए और हमारे आम नागरिकों के लिए गलत साबित हो। जीवन के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे यह जानकर बहुत अच्छा लगा था कि उसके पिता उसके रिश्ते के बारे में पूरी तरह से नकारात्मक नहीं थे, और अगर सब कुछ ठीक था तो वे उस रिश्ते को स्वीकारने की ओर जा सकते थे। फिलहाल उसके लिए इतना ही काफी था। उसने सोच लिया था कि अगर कोई भी मुसीबत या कोई भी समस्या उसकी और माधुरी के रिश्तों के बीच में आएगी तो वो उसे जरूर सुलझा लेगा।
आखिर वो नागलोक के सबसे होनहार लोगों में से एक था। शुष्क लोक में जाकर भी उसे ऐसा एहसास हुआ था कि वहां पर सब कुछ बहुत ही सकारात्मक और खूबसूरत था। इसलिए अब ऐसी कोई वजह नहीं थी जो उसके और माधुरी के रिश्ते के बीच में आए। अपने पिता के पास से वापस लौटने के बाद तुरंत एक पत्र लिखकर जीवन ने माधुरी को अपना संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। इस तरह के पत्र केवल कुछ खास तरह के दूत ही ले जा सकते थे, और उसमें से एक को खास तौर पर दोनों के बीच के संबंध के लिए विशेष शक्तियां दी गई थीं। उसके पास एक यंत्र था जो टेलीग्राफ की तरह काम करता था और शब्दों में किसी संदेश को इधर से उधर पहुंचाता था। माधुरी उस समय अपने चिकित्सालय से निकल रही थी। उसे आज जाने में काफी देर हो चुकी थी। घर जाने का उसका वक्त होने के बाद भी कुछ ऐसे मरीज थे जिनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी, और इस वजह से उसे देर तक रुकना पड़ा था। वो थकी हुई थी और घर जाकर आराम करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि उसके लिए कोई अंतरलौकिक दूत ने पत्र भेजा है। अपने चिकित्सालय से आगे मुख्यालय पर जाकर उसने वहां से वो पत्र प्राप्त किया। उसमें सिर्फ कुछ ही पंक्तियां लिखी थी। प्रिय माधुरी, मैंने आज आखिरकार हिम्मत करके अपने पिताजी से बात की और उन्हें हमारे बारे में बता दिया है। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इस बारे में उनका नजरिया कितना सकारात्मक था, और ये देखकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे लगता है कि कुछ दिन सोच विचार करने के बाद जल्द ही पिताजी मुझे खुद ही बताएंगे कि मुझे इस बारे में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हारी चिकित्सीय क्षमता की और तुम्हारी सेवा भाव की बहुत तारीफ की है, और वे उससे बहुत प्रभावित हैं। उम्मीद है मेरी ये कोशिश जल्द ही रंग लाएगी और हम जल्द ही मिलेंगे। माधुरी की सारी थकान जैसे एक पल में गायब हो गई और वो खुशी के मारे नाच उठी। उसे अब यकीन हो रहा था कि पिछली दुखद घटनाओं के बाद से अब तक बिताए गए एक अकेलेपन और हृदय के सन्नाटे से भरे हुए वक्त से उसे मुक्त कराने वाला कोई उसके पास आ चुका है, और ये उस वीराने की यातना से मुक्ति का समय है। उसने अपने दोनों हाथ खोलकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद वो ऐसे खुलकर मुस्कुराई थी।